अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 7 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फंडामेंटल्स। आज हम इसका लेक्चर 3 कवर करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी तफसील देखते हैं। चैप्टर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स, लेक्चर 3 रोल ऑफ डीबीए एंड डेटाबेस मॉडल्स। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस थर्ड लेक्चर में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रोल ऑफ डीबीए, और इसके अंदर भी डीबीए की टर्म जो यूज़ हुई है इसको हम देख लेते हैं कि ये किस लिए यूज़ होती है। डीबीए कहा जाता है, इससे हम दो मतलब निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं इसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से क्या मुराद है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक पर्सन होगा जो कि कंप्लीट डेटाबेस की टेक केयर करता है, और पॉसिबल है कि ये एक टीम हो, एक सिंगल पर्सन ना हो बल्कि एक टीम हो। अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए एक सिंगल पर्सन का होना भी काफ़ी होता है। बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिग साइज़ की है तो उसके लिए एक टीम की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये टर्म यूज़ होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, डीबीए की टर्म। सेकंड हम इसको कहते हैं, डीबी डेटाबेस के लिए ही यूज़ होगा, और ए से हम इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आपकी बुक में मोस्टली डीबीए की टर्म डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यूज़ की हुई है। सो अब यहाँ पे जो मेन टॉपिक है रोल ऑफ डीबीए, उसमें हमारे पास जो रोल है वो एडमिनिस्ट्रेटर का आ रहा है। दैट कैन बी अ सिंगल पर्सन और अ टीम। अब इसके अंदर हम 6 पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है डिज़ाइन, और वो क्या करता है? एक तो वो डेटाबेस को डिज़ाइन करता है, दूसरा वो डिज़ाइन करने के साथ साथ एनफोर्स करता है किस चीज़ को? ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को। अब ऑपरेशनल प्रोसीजर्स क्या हैं? जिनके ऊपर डेटाबेस ऑपरेट हो रहा होता है। प्रोसीजर्स का मतलब है कोई मेथड्स, कोई टेक्निक्स। तो कोई भी मेथड है या कोई टेक्निक है जिसके ऊपर डेटाबेस ऑपरेट होता है, उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल प्रोसीजर। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर डेटाबेस का यूज़ है तो उस यूज़ के लिए भी कोई ना कोई प्रोसीजर्स यूज़ हो रहे होंगे, मेथड्स यूज़ हो रहे होंगे। वो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने ही डिज़ाइन करने होते हैं, बनाने होते हैं। सेकंड नंबर पे हम देख लेते हैं कि प्लान करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर किस चीज़ को? सिक्योरिटी को। एंड उसके लिए कुछ मेजर्स जो लेने पड़ते हैं वो भी वो लेता है। इसके साथ साथ वो प्लान करता है बैकअप डेटाबेस के लिए, कि अगर सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं तो डेटाबेस को सिक्योर किस तरह बनाना है, उसके लिए कौन से तरीके देखने पड़ेंगे, कौन से मेथड होंगे, कौन सी टेक्निक्स होंगी। और इसी तरह अगर सिक्योर करने के साथ साथ बैकअप भी सिक्योरिटी के अंदर ही शामिल होता है, कि अगर बैकअप लेना है तो उसका क्या टाइम होगा और उसमें कितना डाटा आएगा। उसके बाद उसको किस तरह से लेना है बैकअप, दैट कैन बी ऑनलाइन और दैट कैन बी ऑफलाइन। सो अगर कोई भी डेटाबेस है उसके अंदर डाटा सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए डाटा का बैकअप होना मस्ट है, उसका सिक्योर होना मस्ट है। तो ये सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है रोल के अंदर। देन हम देखते हैं कि हमारे पास थर्ड पॉइंट के अंदर डीबीए का रोल आ जाता है कि उसको कंट्रोल करना होता है। किस चीज़ को? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस क्या होते हैं? प्रिविलेजेस का वर्ड स्पेसिफिक है कंप्यूटर से या डेटाबेस के साथ। इसको हम कहते हैं कि राइट्स हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके साथ ऑप्शन आ सकता है
कि ऑथराइज किसी को कर रहे हैं, किस चीज़ की अथॉरिटी है, क्या चीज़ उसने करनी है किसी एक यूज़र ने। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि परमिशंस के किस चीज़ को जो अप्लाई करना है, कोई काम करना है, उसकी परमिशन किस यूज़र को है और किसको नहीं है। देन हम देखते हैं फोर्थ नंबर के ऊपर एलोकेट करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर किस चीज़ को, पासवर्ड को। अब पासवर्ड के साथ यूज़र नेम भी पॉसिबल है कि एलोकेट कर दे एडमिनिस्ट्रेटर, या यूज़र नेम यूज़र खुद चूज कर सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो ये काम भी डीबीए ने करना होता है। फिफ्थ नंबर पे ऑप्शन आ जाता है कि प्लान करे किस चीज़ को, रिकवरी को। जैसे कि हमने पहले देखा था कि बैकअप लिया जाएगा, तो बैकअप से फिर रिकवरी की अगर रिक्वायरमेंट आती है तो वो भी इसने प्लान करना होता है। उसके लिए कौन से प्रोसीजर्स यूज़ होंगे, मेथड्स यूज़ होंगे। इसी तरह अगर उसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है हार्डवेयर की, या उसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है सॉफ्टवेयर की, इनमें से कोई भी अगर फेलियर अकर करता है, फेलियर होता है हार्डवेयर का फेलियर या सॉफ्टवेयर का फेलियर, तो उसमें फिर रिकवरी कैसे करनी है, रिकवरी कैसे की जाएगी, उसका क्या मेथड होगा, ये चीज़ें भी बतानी होती हैं डीबीए ने। आखिरी सिक्स पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि डीबीए ने प्रोवाइड करना है ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग किस चीज़ की होगी, किसी भी न्यू पर्सन की, किसी भी न्यू एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होगी। किस चीज़ के लिए, कि अगर उसने डेटाबेस को यूज़ करना है तो वो किस तरह से यूज़ करना है। तो अब हमारे पास ये 6 पॉइंट बनते हैं जो कि रोज़ में आते हैं डीबीए के। फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन का, किस चीज़ के, डेटाबेस के। देन देयर इज़ प्लानिंग है, किस चीज़ की, सिक्योरिटी की या बैकअप की। फिर कंट्रोल है, प्रिविलेजेस और परमिशंस का। एलोकेशन है, पासवर्ड की या यूज़र नेम की। प्लान है रिकवरी का, और प्रोवाइड करना ट्रेनिंग का। तो ये 6 पॉइंट अगर हम कवर करते हैं तो ये डीबीए के रोल्स को कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं। ऑल दो इसके अंदर फर्दर भी डिटेल आती है, लेकिन ये कम से कम 6 पॉइंट्स यहाँ पे कवर होने चाहिए। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है डेटाबेस मॉडल्स का। डेटाबेस मॉडल के अंदर हमारे पास 5 डेटाबेस मॉडल्स आते हैं, और डेटाबेस मॉडल कोई भी एक लॉजिकल हमारे पास डिज़ाइन हो सकता है, या हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास कोई थ्योरेटिकल, कोई फाउंडेशंस हैं, बेसिक्स हैं, कि अगर कोई डेटाबेस बनेगा तो उसकी लॉजिक क्या होगी, उसकी थ्योरी क्या होगी, थ्योरेटिकल बेसिस क्या होंगे। इसके अंदर कोई भी डेटाबेस, उसके लिए डिटरमिन किया जाता है क्या चीज़ के, अगर डेटा को स्टोर करना है या डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, या थर्ड नंबर पे हम कहते हैं कि डेटा को मैनिपुलेट करना है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए पहले ही एक डिटर्मिनेशन होगी, एक डिफाइंड होगा कि वो कौन सी फाउंडेशंस हैं, या वो कौन सी थियोरेटिकल फाउंडेशंस हैं, कौन सी लॉजिकल डिज़ाइन की ऑप्शंस हैं जो कि यूज़ की जाएंगी डेटाबेस के अंदर। इसी तरह इसके अंदर डिफाइन किया जाता है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसके तहत के डेटा को ऑपरेट करते हैं, डाटा को यूज़ करते हैं, डाटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज या मैनिपुलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें डेटाबेस मॉडल से डिटरमाइन होती हैं। तो अब हम वन बाय वन इन मॉडल्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मॉडल आता है जिसको हम कहते हैं
हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल। अब जो इसका नाम है हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल, उसी से हमें एक चीज़ पता लगती है कि इसके अंदर कोई ना कोई हिरार्की होगी। और हिरार्की का मतलब है कि पूरी एक अरेंजमेंट होगी। इसका मतलब होगा कि जो डाटा है, उस डाटा को अगर ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो उसके लिए एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर यूज़ होगा। अब ट्री लाइक स्ट्रक्चर किस तरह का है? अगर हमारे पास एक मॉडल है, उसके अंदर हमारे पास टॉप के ऊपर एक नोड आ रही है जिसको हम कह देते हैं ए। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि इस ए नोड से हमारे पास एक और नोड बन रही है बी, और पॉसिबल है कि इस ए नोड से फर्दर हमें एक और नोड मिल जाए जिसको हम कह देंगे कि दिस वन इज़ डी। यहाँ पे बी के साथ हम एक और नोड अगर कनेक्ट करते हैं और इसको हम कहते हैं कि दिस वन इज़ सी। इसी तरह डी से हम, यहाँ पे बी से एक ऑप्शन आ रहा है, डी से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फर्दर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ई का। इसी तरह हमारे पास एक और इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा एफ का, दो भी कर सकते हैं, या पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाए जी का। तो इस तरह का जो मॉडल है वो एक हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल है। अब इस हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल में सबसे टॉप के ऊपर हमारे पास एक सिंगल ओनर आता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ऑनर है वही हमारे पास एक सिंगल होगा, मल्टीपल नहीं होगा। जबकि हमारे पास जो फर्दर बी का ऑप्शन आ रहा है या इसके अंदर डी का ऑप्शन आ रहा है, इनको हम कहेंगे, ये डी और डी हमारे पास सब ऑर्डिनेट्स हैं। सब ऑर्डिनेट्स किसके हैं? बी एंड डी, ये सब ऑर्डिनेट हैं ए के। देन नेक्स्ट लेवल के ऊपर सी, इसी तरह ई, एफ एंड जी, जो कि थर्ड लेवल बन रहा है। इसमें हमारे पास जो सब ऑर्डिनेट आ रहे हैं, सी सब ऑर्डिनेट है बी का, जबकि ई सब ऑर्डिनेट है, एफ सब ऑर्डिनेट है, और जी सब ऑर्डिनेट है, और ये तीनों सब ऑर्डिनेट आ रहे हैं डी के। तो टॉप लेवल पे एक सिंगल ओनर हो सकता है और होना चाहिए। उसके बाद देयर कैन बी मोर देन वन सब ऑर्डिनेट, एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट इसके अंदर हो सकते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप बनता है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम कहते हैं ट्री स्ट्रक्चर, और इसको हम कहते हैं कि ये एक हिरार्की है, हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल है। अब इस तरह के रियल वर्ल्ड मॉडल हमारे पास देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास आ सकता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, किसी भी बुक का हो सकता है, ये किसी भी मैप का हो सकता है। मैप की बजाय अगर हम कह रहे हैं कि एटलस, इसी तरह कोई और हम कह सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास कोई डाइजेस्ट हो सकता है। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल आ जाती है कि अगर कोई डिपार्टमेंट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह का आ सकता है। देन हम देख सकते हैं, इसकी एग्जांपल हमारे पास आ सकती है कि अगर हम, तो टाइप ऑफ मेमोरीज जो हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, उसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो भी हमारे पास हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल बनेगा। देन हमारे पास सेकंड नंबर पे ऑप्शन आ जाता है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल का। अब जो नेटवर्क का नाम है, उसी से पता लगता है कि जो डेटाबेस मॉडल है उसमें कनेक्टिविटी होगी मल्टीपल नोड्स की। इसकी भी हम डायग्राम देख लेते हैं। अगर इसी तरह से हम देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा हायरार्किकल से। सबसे टॉप पे अगर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एक नोड का ए, इसी तरह अगर हम देखते हैं कि फर्दर हमारे पास इसमें नोड्स बन रही हैं, बी की नोड बन रही है, एक और नोड हमारे पास इधर बन सकती है डी की,
इसके बाद हम देखते हैं कि बी के साथ कनेक्टिविटी आ रही है सी की, और डी के साथ हमारे पास कनेक्टिविटी आ रही है, दो ऑप्शन यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं ई और आई, देन अगर हम देखते हैं कि आई से हमारे पास ऑप्शन बन रहा है फर्दर टू नोड्स का, सबऑर्डिनेट्स का, जिनको हम कह सकते हैं कि दे आर जी एंड एक ऑप्शन इधर यहाँ पे हम देख लेते हैं जे। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं कि ए की जो कनेक्टिविटी आ रही है उसके साथ ही हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है टॉप के ऊपर, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एफ का ऑप्शन आ रहा है, और इस एफ के ऑप्शन से हमारे पास एक सबऑर्डिनेट बन रहा है जो कि एच का सबऑर्डिनेट बन रहा है। देन अगर हम देखें कि एच के सबऑर्डिनेट से हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एक और सबऑर्डिनेट का के का, और के साथ कनेक्टिविटी हमारे पास बन रही है एक और सबऑर्डिनेट की एल की। सो हमारे पास जो टॉप लेवल आ रहा है उसमें हमारे पास ऑनर दो आ रहे हैं ए एंड एफ। तो नेटवर्क के अंदर पॉसिबल है कि जी दो ऑनर्स हमारे पास आ जाए, जबकि हमारे पास हिरार्किकल के अंदर इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं थी, सिर्फ एक ही ऑनर की पॉसिबिलिटी थी। अब ऐसे मॉडल्स के अंदर मेन स्ट्रक्चर तो वही आएगा कि टॉप पे हमारे पास ऑनर या ऑनर्स आ जाएंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेकंड लेवल पे सबऑर्डिनेट्स आएंगे, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट लेवल के ऊपर भी सबऑर्डिनेट्स आते जाएंगे। तो इस तरह का मॉडल एक नेटवर्क मॉडल बनता है। अब इसका जो मेथड है, इसके जो प्रोसीजर हैं, इसमें एक डिफरेंट डिसिप्लिन इम्पोज हो रहा है। ये सेम नहीं है जिस तरह से हमने पहले देखा था हिरार्किकल के अंदर। यहाँ पे जो इसका डिसिप्लिन है, जो मेथड है, वो काफ़ी चेंज है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या हैं, तो अगेन हमारे पास इसके अंदर रियल वर्ल्ड से एग्जांपल्स आती हैं, जैसे कि हमारे पास क्रू मेंबर्स की है। क्रू मेंबर्स किसके होंगे, कैन बी के कोई एयरक्राफ्ट है। देन अगर हम देखते हैं कि उसके साथ ही हमारे पास उसके स्केड्यूल्स आ जाएंगे। देन अगर हम देखते हैं कि ये जो सारे ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसकी जो नेचर है इस पूरे ऑप्शन की, जो कि एक किसी एयरलाइन का पॉसिबल है, वो हमारे पास एक नेटवर्क मॉडल की नेचर बनती है, जिसके अंदर हम हायरार्की को फॉलो नहीं कर सकते। इसी तरह थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है रिलेशनल डेटाबेस का। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है। इस मॉडल के अंदर हम यूज़ करते हैं रिलेशंस, इस मॉडल के अंदर हम यूज़ करते हैं टेबल्स, इस और ये जो टेबल्स हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि लिंक किस तरह से किया जाएगा, तो इसमें कॉमन फील्ड्स आएंगी जिनसे लिंक किया जाएगा। कॉमन फील्ड्स क्या होती हैं उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और इसी तरह जो रिलेशंस हैं वो किस चीज़ को रेफ़र करते हैं, वो रेफ़र करते हैं कि जो टेबल्स हैं दे आर वेरियस, एक नहीं होगा, काफ़ी टेबल्स होंगे, वेरियस टेबल्स होंगे, और उनको आपस में लिंक किया जाएगा। उनको जब लिंक करते हैं आपस में तो उसको रिलेशन बनाना या रिलेशन कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर टेबल इसके अंदर होगा तो उसका जो फॉर्मेट है वो क्या होगा, जनरली रोज एंड कॉलम्स का जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट इसके अंदर भी यूज़ किया जाएगा। अब एक रो के अंदर एक रिकॉर्ड को रखा जा सकता है या एक रिकॉर्ड शो हो सकता है। इसी तरह जो एक कॉलम है वो होल्ड करता है किसी एक फील्ड को। तो ये दोनों चीज़ें हम टेबल के अंदर, इसकी डिटेल हम बाद में आगे काफ़ी ज़्यादा
इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर मोस्टली हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के ऊपर ही बेस करता है। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए हमारे पास टेबल होगा ऑर्गेनाइजेशन का। इस टेबल के लिए हम एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। टॉप पे जो हम इसका नाम लिखेंगे वो कैपिटल में लिखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आईडी लिख सकते हैं, जो कि एक फील्ड होगी। देन उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नेम आ जाएगा। इसी तरह हम देख लेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है फेडरल टैक्स आईडी का, एंड सो ऑन। देन आखिर में हम देखते हैं कि एक सीईओ आईडी हमारे पास है, तो ये एक टेबल बन गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल आ रहा है डिपार्टमेंट्स का। तो इसके लिए हम टॉप पे जो इसका नाम लिखेंगे वो कैपिटल में लिखेंगे, एंड दैट नेम विल बी डिपार्टमेंट्स। ये भी इसी तरह हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में आएगा। सारे टेबल्स जब हम इसके अंदर शो करेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप में ही शो करेंगे। अब यहाँ पे हम इसके साथ हेडिंग के लिए लाइन लगा देंगे, और उसके बाद जो बाकी इसकी फील्ड्स आएंगी वो इस तरह से आएंगी, लाइक डिपार्टमेंट आईडी। इसके बाद हम देख लेंगे डिपार्टमेंट नेम। देन हमारे पास आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन आईडी, एंड सो ऑन आ सकते हैं। देन यहाँ पे हम देख लेंगे एक हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट आईडी आ रही है, और ये टेबल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। देन हम नेक्स्ट टेबल देखते हैं कि इसके अंदर अगर हम प्रोजेक्ट्स का टेबल बना दें तो टॉप पे इसकी हेडिंग आ जाएगी प्रोजेक्ट्स, और इसके साथ हम बाकी इसी तरह से रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे। देन देयर इज प्रोजेक्ट आईडी, उसके साथ प्रोजेक्ट नेम। देन देयर इज प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, एंड फर्दर होंगे, एंड इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे एक टेबल हम और कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आईडी हमारे पास आएगी। इसके लिए मैं आपको एक डिफरेंट कलर में शो कर देता हूँ। इसको हम पी के या प्राइमरी की कहेंगे, और सीईओ आईडी जो हमारे पास आएगी वो फॉरेन की आएगी। इसी तरह दूसरे टेबल में डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास प्राइमरी की आएगी, और फॉरेन की में हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन आईडी आ रही है फॉरेन की। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट की जो आईडी आ रही है वो हमारे पास फॉरेन की आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी प्राइमरी की में आएगा, एंड प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हमारे पास यहाँ पे फॉरेन की आ जाएगी। जगह नहीं है, मैं इसको बाहर लिख रहा हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे पास फॉरेन की में आ जाएगा। अब प्राइमरी की पी केस को हमने कहा है, इसकी डिटेल आगे आएगी कि प्राइमरी की क्या चीज़ होती है। प्राइमरी की एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि यूनिक हो, जो कि चेंज ना हो रही हो। जैसे कि किसी का भी CNIC नंबर है किसी पर्सन का, उसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। इसी तरह जो फॉरेन की है वो किसी और टेबल की प्राइमरी की होती है, तो उसको हम एज अ फॉरेन की यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आती है। अब जब हम इस टेबल को लिंक करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के टेबल से ऑर्गेनाइजेशन आईडी, और डिपार्टमेंट के टेबल से ऑर्गेनाइजेशन आईडी, इन दोनों को लिंक कर सकते हैं। और उसके साथ ये एक सिंबल इस तरह से ड्रॉ होता है जिसको हम क्रो फीट सिंबल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड क्रो फीट सिंबल। लिंक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को
लिंक कर सकता है, उसका डाटा वहाँ पे स्टोर हो सकता है, तो इसको वन टू मैनी रिलेशन कहा जाता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का टेबल है, तो उसका प्रोजेक्ट के साथ फिलहाल कोई लिंक नहीं बन रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको लिंक करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके अंदर क्या कर देंगे, लाइक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसके साथ हमने प्रोजेक्ट को लिंक करना है, तो जो प्रोजेक्ट की आईडी है, उस प्रोजेक्ट आईडी को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और हम इसको लिंक कर सकते हैं। अब क्या होगा कि ये हमारे पास एज अ फॉरेन की यहाँ पे लिंक हो रही है। देन प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट के टेबल से हम लिंक कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के टेबल के साथ। ये एक, इसको हम कह सकते हैं कि ये वन टू मैनी रिलेशनशिप बन जाएगा। बाकी और टेबल भी इसमें आ सकते हैं जैसे बुक में दिए हैं, लेकिन फिलहाल मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। यहाँ पे हमारे पास आखिरी पॉइंट आ रहा है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का, कि अगर रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है तो उसको यूज़ किया जाता है किस तरह से, कि अगर कोई डीबीएमएस है, वो डीबीएमएस हमारे पास ज़्यादा इंडिपेंडेंट तौर पे यूज़ होगा किस चीज़ के लिए, किसी भी पार्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। दैट मीन्स कि अगर हम डीबीएमएस यूज़ कर रहे हैं और हम उससे कोई डाटाबेस बना रहे हैं, तो वो डाटाबेस हमारे पास मोर इंडिपेंडेंट होगा। उस डाटाबेस की हम कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं और उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में। इसीलिए हमारे पास जो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल है वो ज़्यादा पॉपुलर है किसी भी बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है किसी ऐसी एप्लीकेशन की जो कि ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो डीबीएमएस के। हमारे पास जो फोर्थ मॉडल है, वो मॉडल हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक टर्म है जो काफ़ी कॉमन है, और इसका डेटाबेस मॉडल इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन इसको हम किस तरह से देख सकते हैं। हमारे पास जो टर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसके अंदर मेन जो टर्म यूज़ होती है वो ऑब्जेक्ट की टर्म यूज़ होती है। इसके अंदर जैसे कि हम देखते हैं प्रोग्रामिंग में टर्म यूज़ होती है ओओपी, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट्स यूज़ होती हैं, इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में भी ऑब्जेक्ट यूज़ होती हैं। एक और टर्म यूज़ होती है जिसको यहाँ पे कहा जाता है ऑब्जेक्ट डीबीएमएस, या इसको हम कह सकते हैं ओ डीबीएमएस, जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स जो यूज़ होती हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस में यूज़ किया जाता है ताकि उनके अंदर स्टोर किया जा सके डाटा को। लेकिन यहाँ पे जो डाटा है उसकी जो टाइप है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह बाकी टाइप्स होती हैं। बाकी टाइप्स के अंदर हम देख सकते हैं कि जी इंटीजर्स आ रहे हैं, इंटीजर्स हमारे पास नंबर्स होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास टर्म यूज़ होती है इंटीजर्स के अलावा रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स जनरली नंबर्स से डिफरेंट होते हैं, सो देयर कैन बी स्ट्रिंग्स। रियल नंबर में हम जनरली कहते हैं कि हम पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, जबकि नंबर्स में हम पॉइंट्स यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आती हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट डेटाबेस मॉडल के अंदर। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो कोई भी अगर हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो रियल वर्ल्ड में हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास
दो तरह की करेक्टरिस्टिक्स आ रही होती हैं। ये कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? एक करेक्टरिस्टिक होती है हमारे पास स्टेट की, दूसरी करेक्टरिस्टिक होती है हमारे पास बिहेवियर की। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे ये ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंडेबल बन जाएगा टॉपिक। कि अगर हमारे पास रेडियो है, रेडियो सेट की बात यहाँ पे हो रही है, तो उसमें 4 हमारे पास स्टेट्स आएंगी और हम कह सकते हैं कि उसमें 5 हमारे पास उसके बिहेवियर्स आएंगे। अब ये कौन सी स्टेट्स हैं और कौन से बिहेवियर्स हैं, इसको हम शो कर सकते हैं एक टेबल से। उस टेबल के लिए अगर हम देखते हैं कि एक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, दैट ऑब्जेक्ट इज रेडियो, और उसके साथ हम देखते हैं कि हमारे पास आ रही हैं स्टेट्स, उन स्टेट्स के साथ हमारे पास आ रहे हैं बिहेवियर्स। स्टेट हो सकती है ऑन की, उसका बिहेवियर क्या होगा कि टर्न ऑन किया जाए। स्टेट हो सकती है हमारे पास ऑफ की, और उसका बिहेवियर क्या होगा कि उसको टर्न ऑफ किया जाए। जैसे रेडियो टर्न ऑन और टर्न ऑफ करते हैं, तो ये दो उसकी स्टेट्स हैं, उनके बिहेवियर्स हैं। इसी तरह हमारे पास स्टेट आ सकती है करंट चैनल की, और उसके लिए क्या हो सकता है, चैनल को ट्यून कर सकते हैं। ट्यून जब करेंगे चैनल को, तो ये एक उसका बिहेवियर काउंट होगा। इसी तरह हमारे पास एक स्टेट आ सकती है वॉल्यूम की, और वॉल्यूम के लिए क्या होगा बिहेवियर के इंक्रीज किया जा सकता है या डिक्रीज किया जा सकता है वॉल्यूम को। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट टेबल बनता है, जिसके ज़रिए हम बता सकते हैं एक रेडियो के ऑब्जेक्ट को और उसके स्टेटस, और उन स्टेटस के लिए उनके बिहेवियर्स को। तो ये टेबल एक ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जा सकता है, और इस तरह से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट टेबल बना के उनकी स्टेट्स और उनके बिहेवियर्स को शो कर सकते हैं। तो ये चीज़ यूज़ होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल के अंदर। फाइनली हमारे पास आखिरी जो ऑप्शन आ रहा है नंबर 5, दैट इज़ ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ऑब्जेक्ट रिलेशनल, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, तो इसमें हम दो तरह के मॉडल्स को मिक्स कर रहे हैं। और वो मॉडल कौन कौन से हैं? एक मॉडल है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, और दूसरा मॉडल है उसके अंदर रिलेशनल का। तो ये दोनों मॉडल अभी हम पहले इससे पिछले टॉपिक में, पिछले पॉइंट में पढ़ चुके हैं, पिछले 2 पॉइंट्स के अंदर। इसको जनरली कहा जाता है ORD, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। और इस मॉडल के अंदर लाजमी है, एसेंशियल है, क्या चीज़, के ऑब्जेक्ट्स यूज़ की जाएं, और जो टेक्निक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर है, वो टेक्निक इसके अंदर यूज़ की जाए। तो इसका मतलब हुआ कि हम इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स जो यूज़ करेंगे वो ऑब्जेक्ट्स के साथ करेंगे, और रिलेशनल की टेक्निक्स अप्लाई होंगी। तो ऑब्जेक्ट्स अगर हैं तो उनमें ऑब्जेक्ट्स का स्टेट्स और बिहेवियर आएगा, मीन्स के टेबल्स नहीं आएंगे, रिलेशंस नहीं आएंगे, टेबल की तरह के रिलेशंस नहीं आएंगे। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो टेक्निक्स हैं उसके अंदर, लाइक अगर कोई क्यूरी की टेक्निक है, जो कि हम कहते हैं कि क्यूरी क्या चीज़ है, जनरली हम इसको रेफ़र करते हैं कि कोई क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्यूरीज हो सकती हैं, और इससे हो गया क्या, इससे ये हमें सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, सिलेक्ट करके देगा, या हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट करके देगा डेटाबेस। तो ऐसी जो टेक्निक हैं वो यूज़ होंगी ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको मज़ीद इस किस्म के लेक्चर मिलते रहें।
और इसको शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुँच सके जो ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।